नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कमियों। जो बेटी मायके की कमियां को ढक सकती है, वो बहू बनने के बाद ससुराल की कमियां को क्यों नहीं ढक सकती पाती। माफ करना समझन जी, लेकिन एक बेटी अपने मायके की 10 कमियां को भी ढक लेगी, लेकिन जब वही बेटी ससुराल में बहू बनकर जाती है तो वो अपने ससुराल की छोटी से छोटी कमी को नहीं ढक पाती है। सुधा जी ने अपनी समधन ममता जी से कहा, समधन जी, आप कहना क्या चाहती हो? अब क्या मेरी बेटी मुझे ही नहीं बताएगी कि उसे क्या परेशानी है? और हमने कभी अपनी बेटी को कमियों में नहीं पाला, हमेशा उसकी इच्छा उसके बोलने से पहले ही हमने पूरी की है। ममता जी तुनकते हुए बोली, जरूरी होगी समधन जी, लेकिन मैं कब मना कर रही हूँ? आखिर माता पिता अपने बच्चे के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अपने से पहले अपने बच्चों को रखते हैं। अपने समधन से कहती है, लेकिन एक और बात आप मुझे बताइए, क्या कभी आपको कोई कमी नहीं हुई? उनसे पूछी। सुधा जी ने अपनी समधन से कहा, अरे समधन जी, घर गृहस्थी है, कमियां तो हर घर में होती रहती है, लेकिन क्या उन कमियों में कटौती सबसे पहले बहू के हिस्से से ही करोगे? क्या आपने अपने खर्चों में कटौती कर ली, जो मेरी बेटी के खान पान में कटौती कर रही हो? ममता जी बोली। ममता जी अपने हाथों को नचाते हुए सुधा जी से कहती है। उनकी बातें सुन सुनकर सुधा जी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। जिसे समझ में आए तो उसे समझाया भी, जो समझना भी नहीं चाहता, और उसे क्या वो समझाती। जबकि उनकी बहू निशी एक कोने में ऐसे खड़ी हुई थी जैसे मानो ससुराल वालों ने अत्याचार कर करके उसका जीना हराम कर दिया हो, दुश्वार कर रखा हो। उसकी मम्मी जो मन में आ रहा था वो सुधा जी को सुनाए जा रही थी, और वो चुपचाप खरी खरी सब सुन रही थी। निशी को सुधा जी की बहू बनकर आए हुए 8 साल हो चुके थे। जब वो शादी होकर घर में आई थी तब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी 5 महीने पहले बिजनेस में जबरदस्त लॉस ने घर की स्थिति को हिलाकर रख दिया, और जाहिर सी बात है कि घर के खर्चों में कटौती होना शुरू हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति रिश्ते में कितनी खटास पैदा कर देती है, ये समझ अब आ रहा था। जब पैसा हुआ तो कटौती हर चीज में हो रही थी, पर पता नहीं क्यों निशु को लगा कि सारी कटौती उसके लिए ही हो रही है। निशी शुरू से ही हाथ खोलकर खर्च करती आई थी, इसलिए वो इस कटौती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। अब ना तो वो पहले की तरह किसी किटी पार्टी में जा पा रही थी, और ना ही अब ज्यादा घूमना फिरना हो पा रहा था। यहाँ तक कि 7 साल की बेटी का ट्यूशन भी हटा दिया गया था। उसे भी खुद से पढ़ाना पड़ता था। उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो सुधा जी ने ले रखी थी, और पर ये उसके स्टैंड के खिलाफ था। उसकी सारी सहेलियां के बच्चों तो ट्यूशन पढ़ते थे, बस उसकी बेटी ही नहीं। ऊपर से रोज रोज बाहर से खाने पीने की चीजें मंगवाए जाने पे उन्होंने अब रोक लगा दी थी। निशी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि निशी की आदत थी आए दिन कुछ न कुछ बाहर से मंगवा कर खाने की। तो उसे ये लगने लगा कि उसकी सास उसके खाने पीने पे भी रोक टोक करने लगी है। आखिर जब सुधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो ममता जी बोली, सही कहा है किसी ने, अगर घर में कभी कमी होती है तो सबसे पहले बहू के ही खाने पीने और
खर्चे पे रोक टोक लगती है और मेरी बेटी मुझे भारी नहीं हुई। आज भी खिला पिला सकती हूँ मैं उसे, ले जा रही हूँ मैं उसे यहाँ से। आप ही संभालिए अपना घर, उसकी माँ बोली। कहकर ममता जी अपनी बेटी निशी को अपने साथ ले ही गई, लेकिन सुधा जी ने उसे रोका नहीं। जो बहू अपने घर की यानी कि स्थिति को नहीं समझना चाह रही है, उसका भला क्या ही कर सकते हैं। जब अच्छे दिन थे तो भला उन्होंने कब से उन पर रोक टोक लगाई थी। इधर निशी जब अपनी मम्मी के साथ मायके पहुंची तो माई, उसके भाई भाभी सब हैरान रह गए। लेकिन ममता जी और निशी ने जिस तरह से बात को बढ़ा चढ़ाकर उनके सामने पेश किया, वो भी तो कुछ ना बोल पाए। उन्हें भी लगा कि शायद निशी के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। अरे भाई भाभी को, अरे तो परी कहाँ है, उसे लेकर नहीं आई? भाई ने अपनी बहन से पूछा। अरे उनकी पोती है, संभालेंगी अपने आप ही, जब खुद संभालेंगे तब पता चलेगा, बोली अपने भाई से। कहकर ममता जी ने अपने बेटे को भी चुप करा दिया। लेकिन भाभी को निशु का यूं आना अजीब लग रहा था। वो जानती थी कि उसके ससुराल वाले इतने बुरे नहीं है। उन्होंने कभी भी निशी पे रोक टोक नहीं लगाई और अभी उसके ससुराल में स्थिति खराब चल रही है और ऐसे में निशी को अपने ससुराल में होना चाहिए था। पर ममता जी उसे क्या कहे, इसलिए चुप रह गई। वो कुछ अपनी सास को भी नहीं बोली। लेकिन कमरे में आने के बाद उसके भाई ने सुधा जी को फोन किया और उनसे सब कुछ पूछा तो सुनने सब कुछ समझ में आया कि निशी किन हालातों में वहां से यहाँ पे आई है और मम्मी ने कैसे उसके गलत में साथ दिया है। हे भगवान, ससुराल की आर्थिक स्थिति कमजोर क्या हुई, निशी सब कुछ छोड़कर आ गई यहाँ पे, जबकि हमारा घर तो शुरू से ही मध्य वर्गीय है। मुझे तो उसकी हरकत बिल्कुल सही नहीं लग रही है, भाई बोले। भाई ने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। कमरे में खामोशी से पसर गई थी जब उसे पता चला। शाम को निशी ने पिज्जा ऑर्डर किया और वही खाकर सो गई। खैर, दूसरे दिन सुबह भाभी ने नाश्ते में पोहे बनाए तो उसके नाक भौं सिकुड़ लिए और बाहर से खाना ऑर्डर वो कर लिया। लेकिन ममता जी ने तब भी निशी का भी साथ दिया और कुछ नहीं बोली। लेकिन अब तो ये हर बार की बात होने लग गई थी। 5 दिनों में निशी ने कई बार खाना बाहर से ऑर्डर कर कर मंगवा लिया था और ममता जी तो उसे रोक भी नहीं सकती थी। आखिर उसकी भाभी ने उसके भाई से ये बातें की। यह देखकर भाई ने कहा, अरे तू घर का खाना भी खाती है या बाहर से मंगवाती है रहती है? भाई अपनी बहन से बोले। भाई, आपको पता है ना, मुझे ये सब चीजें पसंद है, तो फिर क्यों मेरी सास की तरह रोक टोक कर रहे हो? निशी बोली। निशी ने तुनकते हुए कहा, क्यों रोक टोक कर रहा हूँ, उसे खा लेने दो, माँ बोली। ममता जी बीच में बोल पड़ी। मम्मी, ये घर का खाना खाती कब है? आए दिन तो बाहर से मंगवाती रहती है या फिर बाहर घूमने चली जाती है और वहीं से खाकर भी आती है। पैसे की बर्बादी भी है, साथ ही साथ सेहत का भी नुकसान भी है, भाई बोला। तो तेरे पैसे से खा रही हूँ क्या? अभी तो मैं खर्च कर रही हूँ, पेंशन आती है मेरे पास। खबरदार जो मेरी बच्ची के खाने पीने पे रोक टोक लगाई तो, ममता जी अपने बेटे से बोली। तो ममता जी बिगड़ते हुए बोलती है, मम्मी जी, बात पैसों की नहीं है, बात तो सही और गलत की है। आपको पता नहीं है क्या कि यह बाहर का खाना नुकसान है?
अब बीच में बहू बोल पड़ी, नुकसान पहुंचाता है। ऊपर से आप ऐसी चीजों के लिए दीदी का साथ दे रहे हो जो कि गलत है। आपकी बेटी का घर बिगड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। अब की बार भाभी ने कहा, बहू तुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और मेरी बेटी है, मैं उसका सही और गलत अच्छे से जानती हूँ। आज मेरी बेटी परेशानी में है तो उसका साथ देने की जगह तू उसे सुना रही है। क्या यही एक बहू के लक्षण होते हैं? ममता जी अपनी बहू से बोली, मम्मी जी ये बातें जो आप मुझे समझा रही हो ना, वो आप दीदी को समझाती तो ज़्यादा अच्छा होता। आज उनका परिवार मुसीबत में है और ये कमियों का रोना रोकर यहाँ आकर बैठ गई है। दीदी कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुई है थी, हमारा घर भी मध्य वर्गीय ही है, इसलिए जो समझाइश आप मुझे दे रही हो, काश वही आप अपनी बेटी को देती तो इतना तमाशा तो नहीं होता। ममता जी की बहू बोली। आखिर अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर ममता जी चुप हो गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कमियां उनके घर में ही है। बावजूद उसके उनकी बहू ने हमेशा उनका साथ ही दिया था। मेरे माता पिता ने कभी भी मेरे सारे शौक पूरे किए हैं, बावजूद उसके ससुराल में कमियां के साथ खुद को ढाला है। मैंने कभी इस बात पे मायके में शिकायत भी नहीं की, क्योंकि आज कमी है तो कल अच्छे दिन भी होंगे। यही कारण है कि आप भी मुझे इतना मानती हो और दीदी पढ़ी लिखी है, चाहती तो अभी इस समय वो अपने परिवार के साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वह आ गई अपने मायके और कमी भी ससुराल वालों में ही बता रही है। क्या ये सब एक बहू के लक्षण है? ममता जी की बहू बोली। आखिर बहू के बात को सुनकर ममता जी को समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी बेटी नीतू को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, ना कि वापस मायके लाना चाहिए था। खैर, अपनी गलती को सुधारने के लिए थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपने बेटे के साथ निशी को उसके ससुराल वापस छोड़ने के लिए चली गई, रवाना हो गई। आखिर उन्हें सुधा जी से माफ़ी भी मांगनी थी, इसलिए वो भी गई माफ़ी मांगने। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।